हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, साथ ही साथ जो हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ्स, वीडियोस, ऑडियो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक जो है उत्तरदायी है, जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए हैं इनमें से। ठीक है, तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो क्या है, बिम्बिसार। ठीक है, हम देखते हैं बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का जो है निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। और हम बात करें, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इससे चंड प्रद्योत अवंती का शासक भी जो है अवंती के जो शासक थे एक चंड प्रद्योत, उन्होंने उनकी सेवा में राजवैद्य जो है जीवक नाम के इनको भेजा था। ठीक है, और बिम्बिसार की जो हत्या है उनके ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो ये एक चीज़ लिखी हुई है, इन्होंने राजगृह को राजधानी बनाया था। और अगले जो सक्सेसर आते हैं इन्हीं के, उदयन, ठीक है, उनका भी नाम याद रखिएगा, उन्होंने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों का जो सही कालानुक्रम है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, हम देखेंगे अभी जो हमने बिम्बिसार डिस्कस किया, शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो इन्होंने मगध में हर्यंक वंश की स्थापना की थी, जो कि सबसे पहला था। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे हर्यंक वंश। फिर इसके बाद जो आते हैं वह कौन से आते हैं, शिशुनाग आते हैं। इसके बाद जो आते हैं नंद आते हैं और फिर मौर्य आते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं हर्यंक वंश का टाइम पीरियड के साथ। आप इसको देखिए, 1544 के आसपास से 44-45 के आसपास से 412 तक। फिर शिशुनाग आते हैं, इसके बाद आते हैं नंद, और नंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद जो लास्ट रूलर होते हैं नंद डायनेस्टी के, उनको मार के मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा। सो आंसर क्या है इसका, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जो बैठे थे वो हैं अशोक। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कलिंग युद्ध। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद जो है उन्होंने क्या कर दिया था, मतलब कि अब कोई भी युद्ध नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार, इस तरीके से जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो है कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोका के द्वारा भेरी घोष की जो नीति थी उसका त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये भी क्या है, मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, और पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत। ठीक है, तो ये बेसिकली सबको पता होना चाहिए कौन से हैं, मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर। तो मेगस्थनीज जो है सबसे पहले भारत में भी आए, है ना, इन जो ऑप्शन दिए थे उनमें से सबसे पहले थे। इसके बाद हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और इनकी जो बुक है जो कि पूछी जाती है इंडिका। ठीक है, जिसमें मौर्ययुगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय की हम बात करें, तो जनता को गारंटी यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है, थर्ड। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो वो पार्ट 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी
मूल अधिकारों का वर्णन जो है दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य और भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता, ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 17, ठीक है, उपाधियों का समापन। क्योंकि जो अनुच्छेद 17 है वो किससे रिलेटेड है? ये है अस्पृश्यता से, है ना, जो छुआछूत जिसको बोला जाता है, इसके अंत का जो है प्रावधान इसमें दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य शिक्षण विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रिटों में बंदी, जैसे कि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उपोषण और अधिकार प्रक्षा के माध्यम से परीक्षा के माध्यम में लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, फिर हम बात करें उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 12 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय रिटों को जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कब समाविष्ट में आए? ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्यों की बात करें हम, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, ड्यूटीज़ अलग हैं, तो इनको जोड़ा गया 1976 में। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 12वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। ठीक है, इनकी कुल संख्या मूलतः हम बात करें 10 थी, और अब एक और जोड़ने के बाद कितनी हो गई है? 11 हो गई है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, और ये कौन सा है हमारा? 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो जो सही आंसर है दैट इज मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जो है इनका जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान का जो पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। ठीक है, इनके जो फादर थे वो हैदर अली थे, और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो 1782 में ये जो है मैसूर के शासक बनते हैं। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई है? तो हम बात करें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो द आंसर इज लिम्नोलॉजी। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इनमें से बताना है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज नंगा पर्वत। ठीक है, तो हम इनकी हाइट देख लेते हैं। नंगा पर्वत जो है 8125 मीटर, नंदा देवी 7824 मीटर, कामेर जो है 7756 मीटर, इसके बाद कुल्लू जो है 7167 मीटर। भारत की जलवायु है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मानसूनी। भारत की जलवायु मानसूनी है। यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशा में भी परिवर्तन होता है। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है, सो द आंसर इज मछली उत्पादन। ठीक है, फिश प्रोडक्शन। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, तथा हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, तो चारों आपको याद रखनी है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो मानसरोवर झील के पास है, वहीं से जो है ये इसके समीप में अवस्थित है। ओके, सिंधु नदी की अगर हम बात कर लें तो इसकी हम बात करें दमचौक से ये एंटर करती है। उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास और चेनाब, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है,
भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। इनका जो संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, तो वो कहाँ होता है, तो ये होता है देवप्रयाग, उत्तराखंड, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का हम बात करें, संगम होता है देवप्रयाग में और यहीं से ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। फिर ये हमारे जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं उत्तराखंड, यूपी, इन सब में फ्लो करने के बाद ये जाती है बांग्लादेश में, और वहाँ जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, कंबाइनली दोनों को मेघना बोला जाता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, सो द आंसर इज वीनस, ओके। शुक्र ग्रह को ही वीनस बोलते हैं। शुक्र ग्रह का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट, ठीक है ना, ट्विन सिस्टर प्लैनेट, जुड़वा बहन, शाम का तारा जो है, भोर का तारा, और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये जो है शुक्र ग्रह से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। एशिया का कौन सी कंट्री है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दैट इज भारत, ठीक है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश भारत है, जबकि विश्व का चौथा देश है, ठीक है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे पूर्व मंगल ग्रह की कक्षा में जाने में सफलता प्राप्त की थी। सागर में वृहद ज्वार कब उठता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति से वृहद ज्वार उठता है, और यह स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या को होती है, ठीक है, फुल मून एंड न्यू मून। दिन और रात बनते हैं, सो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, ठीक है ना, जो रोटेशन है अर्थ का, उसके कारण दिन एवं रात, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, जिसको घूर्णन गति भी बोलते हैं, और घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी के भाग क्रमिक रूप से सूर्य के सामने आते हैं। तो जो सामने आता है वहाँ मॉर्निंग होती है, जो दूसरी साइड होता है वहाँ नाइट होती है, ठीक है। और जो रेवोल्यूशन है अर्थ का अराउंड दी सन, उसके कारण क्या होते हैं, सीजन डिफरेंसेस होते हैं। भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, सो द आंसर इज इस्पात उद्योग, ठीक है। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग है। पूंजी प्रधान उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें पूंजीगत परिसंपत्तियों में उच्च निवेश की जरूरत होती है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज श्रेणीबद्ध मॉडल, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, रिकॉर्डों का आकार वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल अथवा पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय भी कहलाता है, जो एक पुराना प्रचलित डाटाबेस मॉडल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है, तो इनमें से कौन सा है, तो आंसर इज औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। नियोजन काल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्वपरागण का परिणाम क्या होता है, तो आंसर इज अंतः प्रजनन। हम देख लेते हैं क्या है। यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, एंड द आंसर जो है इसका क्या है, रेशा कांच, ठीक है। रेशा कांच जिसको फाइबर ग्लास भी बोलते हैं। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है, तो आंसर क्या है इसका, विद्युत अपघटन से। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, इसका शोधन विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। सो गाइज ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा चैनल है 5 मिनट जीके, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको 5 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।